मैं बहुत छोटा था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर जाना शुरू किया था। उस समय मुझे न कोई राजनीति का ज्ञान था, न संघ के बारे में ही जानकारी थी। केवल खेल खेल में फिर जब मैं समझने लगा तो संघ की विचारधारा और उसके जो प्रमुख थे उनके जो भाषण सुनने के बाद इस देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कभी युगों में पैदा होते हैं ऐसे लोग, नाना देशमुख, उन्होंने जनसंघ को एक छोटे से पार्टी से बना के यहाँ तक पहुंचाया। जनता पार्टी जैसे ही बनी वैसे उन्होंने राजनीति छोड़कर सामाजिक कार्य में गए। देशमुख ने दो राष्ट्रपतियों को सारा प्रोटोकॉल तोड़ के और जमीन के ऊपर टाट की पट्टी पे बैठा के और हर गांव वाले के साथ पत्तल में खाना खिलवा दिया। और आखिरी बार जब डॉक्टर कलाम वहां गए थे तो उन्होंने दिल्ली आके कहा था कि ग्राम विकास की अगर इस देश को मॉडल कोई लेना है तो जाके चित्रकूट देखो, नानाजी से सीखो। शुरुआत भी मैंने की, यानी गैर कांग्रेसवाद की। उस समय लखनऊ में केवल हिंदी के 2 समाचार पत्र, अंग्रेजी के 2 निकलते थे, स्वतंत्र भारत नवजीवन हिंदी का और हेरल्ड और पायनियर ये अंग्रेजी के। उन्होंने लिखा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोई सुनियोजित योजना के तहत हुआ या एक किसी रिएक्शन का ये परिणाम था, लेकिन जो भी हो कांग्रेस का विकल्प इसमें से निकल आया। इसलिए कि कम्युनिस्ट, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी सभी एक मंच के ऊपर, सबके बड़े नेता पहली बार खड़े होकर बोले। उस वक्त लखनऊ में 2 जगह जब चुनाव होते थे तो 10-15 दिन जो प्रचार होता था वो अद्भुत था, जो आज के लोग उसको अनुमान नहीं लगा सकते। तो चौक का पूरा की पूरा ये संभालना मेरा काम था। लेकिन अगर मैं हूं तो हंस के या किसी तरह से सब नियंत्रित रहते थे, अपनी अपनी बात कठोरता के साथ कहते थे, फिर हंसी मजाक भी होती रहती थी। लेकिन ये कि जनता को इतना पॉलिटिकल प्रशिक्षण उससे मिल जाता था। एक बार राज बब्बर जब यहाँ से लड़ रहे थे तो बम्बई की सारी फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर थी। लखनऊ जिन कलाकारों को देखने के लोग टिकट से देखने में लाइन लगाते थे, वो आपके दरवाजे पर खड़े हैं। अब सोचे कि कितना मुश्किल काम रहा होगा। कई लोग चिंतित थे कि क्या होगा। उसमें फिर और लोग भी शामिल हो गए थे जिन्होंने सारे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अटल जी का अपना व्यक्तित्व था, लेकिन मैंने कमान संभाल रखी थी। और मैंने अब उस समय 1-2 नुक्कड़ नाटक की टोलियां हमने बनाई थी, जिसमें मेरी अपील के ऊपर इस नगर के बुद्धिजीवी सामने आए। 2 टोलियां जहां जहां निकली तो बम्बई की सारी फिल्म एक्ट्रेसेस एक तरफ और इनकी देखने वालों की भीड़ बेशुमार होने लगी। तो एक शायर ने एक लंबी शायरी बनाई। उसका आखिरी 2 लाइनें थीं कि दिल दीजिए दिलरुबा को, उसका नाम दिलरुबा था जो तवाइफ थी, दिल दीजिए दिलरुबा को और वोट शमशुद्दीन को। अब वो इतना हिट किया
कि सबने अपने दिल से उसका गाना वाना सुना और आनंद उठाया, लेकिन वोट शमसुद्दीन को दिया, वो भारी मतों से जीते। तो मैं अपनी हर सभा में वो उदाहरण देता था कि ये लखनऊ में दोबारा ये हो रहा है कि कहां अटल बिहारी वाजपेयी और कहां ये बंबई के कलाकार। लखनऊ की अपनी एक विशेष पहचान है और राजनीति में यहाँ के लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण लोग रहे देश की राजनीति चलाने में। अब आज जिसे जो लखनऊ की पुरानी संस्कृति है वो लगभग समाप्त पर है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाने के बाद इसमें प्रदेश भर के देश भर के लोग आकर रह रहे हैं, तो जो वो एक लखनवी अंदाज था बातचीत का, खान पान का, आपसी संबंधों का और जिसे कहें कि मजहबी सद्भाव का, वो वातावरण अब धीरे धीरे बदला। और शायद ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि लखनऊ की संस्कृति, साहित्य और राजनीति उस क्षेत्र में मैं अब अकेला बचा हूं। गांधी को कांग्रेस से फेंक दिया, मूर्तियों और चित्रों तक और उनकी किताबों तक सीमित कर दिया। क्या इस गवर्नमेंट ने जो कांग्रेस की है, इसमें कहीं गांधी का कोई विचार दिखाई देता? लोहिया के नाम के ऊपर जो पार्टियां चल रही हैं उनमें कहीं लोहिया के विचारों का दर्शन भी है? अंबेडकर ने कभी समाज को विभाजित करने की कोशिश की और आज अंबेडकर के नाम के ऊपर अरबपति खरबपति लोग बन गए, भ्रष्टाचार की नालियां बह गई। आजादी के बाद की लीडरशिप में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो ये मौलिक चिंतक थे। दादा उसमें पूंजी को एकत्रीकरण करने का जो शॉर्टकट निकला, उसमें से भ्रष्टाचार पैदा हुआ। अब भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते घोटालों में चला गया। कभी कुछ रुपयों पे होता था, फिर कुछ हजारों पे आया, लाखों पर आया, करोड़ों पर आया, आज अरबों पर हो गया, खरबों पर हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूं ये आईडीआई क्यों नहीं हो सकती? फॉरेन डिपॉजिट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बजाय इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकता?